इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स। फर्स्ट, विच मेजर्स आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट्स। आपके घर में चूहे ना हो इसलिए कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन सी सावधानता रखनी चाहिए। देखिए, साफ रखना चाहिए घर, खाने के पदार्थ यहाँ वहाँ नहीं गिरे हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर अगर बहुत ही हो रहे हैं चूहे तो आप बिल्ली पेट कर सकते हैं, कैट पाल सकते हैं। और फिर रोडेंटिसाइड्स होते हैं, यानी चूहे मारने की मेडिसिन, चूहे मारने की पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कदम आप उठा सकते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स। जो आपने घर पे अगर पाले हुए हैं, कुत्ते हो या बिल्ली हो या पक्षी हो, तो उनकी केयर क्यों करनी चाहिए। देखिए क्या है, उनके द्वारा भी कई सारे इन्फेक्शन हमें हो सकते हैं, कई सारे वायरसेस, कई सारे बैक्टीरिया उनके द्वारा भी हमारी बॉडी में घुस सकते हैं। तो इसके कारण उनकी केयर करना आवश्यक होता है। उनका इन्फेक्शन हमें हो सकता है और वो खुद से तो नहीं बता सकते कि हमें ठीक नहीं लग रहा, हम बीमार है वगैरह। तो हमें रेगुलरली वेटरनरी डॉक्टर्स के पास, जानवरों के डॉक्टर्स के पास उन्हें लेके जाना चाहिए। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजन्स, स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, पिजन्स यानी कबूतर, कबूतर सड़क के आवारा प्राणी जो होते हैं और ह्यूमन हेल्थ के बीच में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पिजन्स कबूतर से उनकी जो विष्ठा होती है, शौच, उनका संडास, उसके द्वारा भी कई सारी बीमारियां फैलती है। उनके जो फेदर्स होते हैं उनसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अस्थमा वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनकी तो कोई केयर नहीं करता, उन्हें कोई वैक्सीनेशन नहीं करता, तो अगर वो काटते हैं हमें तो हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत गहरा संबंध है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रैट्स, कॉकरोचेस ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए, रैट्स अगर वगैरह जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया होते हैं प्लेग नाम की बीमारी है, वो बहुत गंभीर होती है, उसके कारण डेथ भी हो सकती है, वो हो सकती है। तो रैट्स नहीं होने चाहिए घर पे। कॉकरोचेस के कारण भी कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस फैलते हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह बीमारियां फैलती है। और कहीं पर भी वो घूमते हैं किचन में वगैरह, तो उसके कारण बीमारियां हो सकती है, तो केयर करनी चाहिए। रेबीज, this is a viral disease. It occurs due to the bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. देखिए क्या है, रेबीज नाम की एक बीमारी है, वो वायरल बीमारी है, वायरस के कारण फैलती है। और ये जो है, अगर किसी डॉग को इन्फेक्शन हुआ है, किसी डॉग को, रैबिट को, मंकी को, कैट को वगैरह, ऐसे बहुत से प्राणी हैं, तो वो अगर इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो वो जब हमें काटते हैं तब हम में भी वो वायरस आ जाता है और हमें वो बीमारी हो सकती है। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा वायरस हमारे ब्रेन में एंटर करता है। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। ये बीमारी रेबीज जिसे होती है उसमें हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया यानी क्या, पानी का डर लगना, पानी पीने से उन्हें डर लगता है, वो पानी देखने से भी उन्हें डर लगता है। इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर। रेबीज इज अ फेटल डिसीज, इसके कारण मृत्यु भी आ सकती है। हाउएवर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। लेकिन अगर आप बीमारी के लक्षण दिखाई देने से पहले ही अगर वैक्सीन्स लगवा लेते हैं, जितने आवश्यक होते हैं उतने, डॉग के काटने के बाद तुरंत, तो आप बच सकते हैं। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ
डॉग बाइट। देखिए कुत्ता अगर काटता है, ये कुत्ता, रैबिट, मंकी, कैट अगर काटता है आपको, उसके बाद 90 से 175 दिन के भीतर उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए ये अगर कोई भी प्राणी आपको काटता है तो आपने तुरंत वैक्सीनेशन इंजेक्शंस लेने हैं। सिम्टम्स ऑफ रेबीज, फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 सप्ताह तक फीवर आता है। एग्जैगरेशंस इन बिहेवियर, बहुत ही तीव्र वर्तणुक होती है, यानी क्या, बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, यानी बहुत ज़्यादा तीव्र भावनाएं होती है। फिर हाइड्रोफोबिया यानी पानी का भय लगना, ठीक है। तो ये आपको इंटरनेट पर देख सकते हैं आप, वीडियोस अबाउट रेबीज ऑन इंटरनेट वगैरह, ठीक है। और प्रिवेंटिव मेजर्स रेबीज ना होने के लिए क्या करने हैं वगैरह, ये आप देख सकते हैं। ये जो होता है ना, वो आप गूगल पर वगैरह कहीं पर भी टाइप करके देख सकते हैं। कैन यू टेल व्हाई द एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस आर शुड नॉट बी नियर द किचन। देखिए अगर आपके पास कोई पालतू प्राणी पक्षी है तो उसके पिंजरे जो है वो कभी भी किचन के पास नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, उनकी जो संडास होते हैं, उनके जो स्किन से बाल निकलते हैं, उनके जो फेदर्स निकलते हैं अगर बर्ड्स है तो वो खाने के पदार्थ में ड्रॉप हो सकते हैं, उसके कारण हमारे खाने में आ सकते हैं, उससे हमें बहुत से इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो किचन के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए रेबीज के लक्षण कौन से हैं, तो पानी से बहुत भय लगता है जो पेशेंट होता है उसे, और गले में बहुत उसके दर्द होते रहता है हमेशा, और जहाँ पर काटा गया है कुत्ते ने वगैरह वहाँ पर हमेशा कुछ जलन होते रहती है, ठीक है। फीवर बहुत आता है, इंसोम्निया होता है, ठीक है, नींद नहीं आती, बहुत टेंस रहता है वो व्यक्ति, ठीक है। कन्फ्यूजन होते रहता है, मेंटल कन्फ्यूजन, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है बहुत, ठीक है। तो ये, और उसके जो सलाइवा है, लार, वो हमेशा निकलती रहती है बहुत अधिक मात्रा में। बी, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। Diseases which do not occur through infections and body contacts are called as non-infectious disease। ऐसी बीमारियां जो किसी के कांटेक्ट में आने से या बाहरी फैक्टर्स से नहीं होती, उन्हें कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सच डिसीजेस अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टन रीजंस। ये हमारे बॉडी के भीतर ही निर्माण होती है ये बीमारियां कुछ कारणों से, ठीक है। उसका उदाहरण है फर्स्ट, कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। अगर देखिए हमारे बॉडी में ग्रोथ होती रहती है, तो ग्रोथ के दौरान सेल डिवीजन होना आवश्यक होता है और सेल्स की ग्रोथ होना, लेकिन वो कंट्रोल्ड होती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है बहुत तेजी से, और एक ही स्थान पर बहुत सेल का लंप बन जाता है, गांठ बन जाती है। तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तेजी से होती है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो जहां पर वो गांठ हुई है उन कैंसर के सेल्स को कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर यानी गांठ। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, जैसे लंग कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर, टंग का कैंसर, स्टमक का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस, ठीक है, गर्भाशय, स्किन का कैंसर, और ब्लड में भी हो सकता है, ठीक है। रीजंस, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, पिज्जा, बर्गर एटसेट्रा आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजंस। देखिए बहुत कारण हैं कैंसर होने के। उनमें से कौन से, माउथ कैंसर होने के, अगर आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। तंबाकू गुटखा से माउथ कैंसर हो सकता है। अल्कोहलिज्म से भी कैंसर हो सकता है, शराब पीने से। फिर अगर आपके भोजन में, आपके आहार में, यानी काफ़ी मात्रा में जो नेसेसरी अमाउंट होती है उसमें अगर आप फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, तो उससे भी
आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर हो सकता है। अगर आप बहुत अधिक जंक फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर बहुत खाते हैं, तो उससे भी हो सकता है, तो ये खाना नहीं चाहिए। हेरिडिटी में ऑल्सो बी अ रीज़न। देखिए कुछ जो होते हैं कैंसर वो हेरिडेटरी भी होते हैं, यानी आनुवांशिक, यानी अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आ सकता है, उनके बच्चों में आ सकता है, ऐसे तो हेरिडेटरी भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ, होर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, बहुत खांसी आती है, आवाज़ बहुत डीप हो जाता है, होर्स वॉइस, फिर डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने में गिड़ायला त्रास हो, तो इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, बहुत दर्द होता है और निशान रह जाते हैं, लम्प्स इन ब्रेस्ट, स्तनों में गांठें आती है, ठीक है। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बहुत तेजी से वेट लॉस हो जाता है उस व्यक्ति का, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, डू यू नो मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डायग्नोज कैसे किया जाता है कैंसर को, पता कैसे किया जाता है कि किसी को कैंसर हुआ है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। देखिए सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, COMPUTER, कंप्यूटर का स्पेलिंग तो आपको पता है, टोमोग्राफी TOMOGRAPHY। आप टेक्स्ट बुक में अपने लिखते जाइए जो मैं बताता हूँ, जो भी आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह बताता हूँ वो भी लिखते जाइए। फिर एमआरआई स्कैन यानी क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक MAGNETIC, मैग्नेटिक रेजोनेंस RESONANCE, रेजोनेंस इमेजिंग IMAGING, इमेजिंग। तो ये एमआरआई का फुल फॉर्म है। ये स्कैनिंग के मशीन्स होते हैं उनके द्वारा वो किया जाता है। मैमोग्राफी यानी जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उनका कैंसर डिटेक्ट करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। बायोप्सी वगैरह, ये सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, पता करने के लिए। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल मेथड्स लाइक केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो फॉलोड। देखिए ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जो है कैंसर के लिए वो है केमोथेरेपी, जैसे मेडिसिन देना, औषधियाँ देना, रेडिएशन थेरेपी यानी रेडियो एक्टिव रेज की मदद से ट्रीटमेंट की जाती है, कैंसर के सेल्स को मारा जाता है, किल किया जाता है, सर्जरी से निकाला जाता है जो ट्यूमर्स होते हैं वो। उसके अलावा मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे रोबोटिक्स या लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से सर्जरी करना वगैरह, यानी पूरा वो काटना नहीं पड़ता बॉडी का हिस्सा, लेकिन उसमें एक दूर से सर्जरी की जाती है, उसके अंदर एक छोटा सा होल किया जाता है बॉडी में और उसके द्वारा की जाती है सर्जरी। ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स। देखिए अगर आपका आहार पर नियंत्रण है, आप बहुत ऐसे वैसे चीज़ें नहीं खा रहे, तो कैंसर कंट्रोल किया जा सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। देखिए फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए हर रोज़, और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी ली जा सकती है। अवॉइड एडिक्शंस लाइक टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग एट्सेट्रा। देखिए अगर तंबाकू खाता है कोई, च्युइंगम्स या फिर बाकी जैसे गुटखा वगैरह स्मोकिंग करता है, तो ये ऐसा माउथ कैंसर हो सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बुरी बात है आपके अपने लिए ही। डिस्कस द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड प्रिपेयर, ये आप पोस्टर बना सकते हैं क्लासरूम में लगाने के लिए, ठीक है। Do you remember any person drinking the sugar-free tea or avoiding consumption of sweets? What may be the possible reason for this? आपने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बिना शक्कर की चाय पीते हैं या फिर मिठाई नहीं खाते। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। डायबिटीज़, द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। देखिए हमारे बॉडीज में बहुत से ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स यानी सिक्रीशन, हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लैंड्स। जैसे थायराइड ग्लैंड होती है या फिर पैनक्रियाज होते हैं, बहुत से ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह। तो क्या होता है, जब पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड जो होती है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है,
और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ब्लड हमारे रक्त में ग्लूकोज की लेवल कंट्रोल करता है। अगर वो इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, सिक्रीशन कम ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ग्लूकोज की अमाउंट भी कम ज़्यादा होती है ब्लड में। उसके कारण बहुत से उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके दुष्परिणाम होते हैं। इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। अगर कम मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी ब्लड में, ठीक है। और दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज, इसे डायबिटीज कहा जाता है। सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्या लक्षण है डायबिटीज के, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस। देखिए बहुत बार यूरिनेशन होता है, उन्हें बहुत बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पर्टिकुलरली रात के समय, और वो एक तो बहुत मोटे हो जाते हैं या फिर उनका वेट लॉस हो जाता है। फिर रीजंस फॉर डायबिटीज, हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। देखिए कुछ डायबिटीज होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में आते हैं, आनुवंशिक। फिर ओबेसिटी के कारण, अगर वेट कंट्रोल नहीं है, बहुत मोटापा है, तो उसके कारण हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, आप दिन भर बैठे रहते हैं, खाते हैं, बैठते हैं बस, उसके कारण हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, अगर आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेना अच्छी बात नहीं होती, उससे हार्ट की बीमारियां भी होती है और डायबिटीज भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, मेडिसिन एंड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हेल्प्स टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल। देखिए डायबिटीज अगर हुआ है तो उसे कंट्रोल में रखने के लिए समय समय पर प्रॉपर टाइम टेबल के साथ खाना खाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए समय पर, और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली डॉक्टर्स के निरीक्षण में। डू यू नो इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मधुमेह जिसे कहते हैं। एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। भारत में 7 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। थर्ड है हार्ट डिसीजेस, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। देखिए क्या होता है, हार्ट को जो, देखिए हमारे हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड द्वारा ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई किया जाता है, उससे वो ऑर्गन ठीक से काम करता है। वैसे ही हार्ट में तो वो हार्ट ब्लड पंपिंग करता है, लेकिन हार्ट को अपना काम करने के लिए भी ब्लड उसको लगता है। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स यानी पाइपलाइंस जो कैरी करते हैं ब्लड को, तो वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें अगर ब्लॉकेज क्रिएट होता है, अगर अगर आप तले हुए चीज़ खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें वगैरह, तो उसके कारण वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वेन्स के भीतर, आर्टरीज के भीतर, तो उसके कारण वो ल्यूमेन जो है, विड्थ जो है पाइपलाइन की, वो कम हो जाती है। उसके कारण ब्लड सप्लाई कम होता है, उसके कारण हार्ट के फंक्शनिंग पर तनाव आता है, उसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैन दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। तो कई बार हार्ट पर इसका स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, दिस में कॉज हार्ट अटैक, इसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और तुरंत उसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। वन शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या है, हार्ट डिसीजेस होने की, अगर आपको भविष्य में हार्ट डिसीजेस होने की संभावना है तो उसके लक्षण पहले से दिखाई देते हैं। वो क्या है, सीवियर चेस्ट पेन, छाती में बहुत दर्द होता है, पेन्स इन शोल्डर, कंधे दुखने लगते हैं, नेक्स एंड आर्म्स, गर्दन दुखने लगती है, हाथ दुखने लगते हैं, क्रैम्प्स इन हैंड, हाथों में पेन हो जाता है, और अनइजीनेस, बहुत ही रेस्टलेस फील होता है, और ट्रेमर्स यानी हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, कारण क्या है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी एक्सेट्रा। देखिए अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रही है, बहुत शराब पी रही है, उसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी है, मोटापा है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, हेरिडिटी भी होती है आनुवांशिक, फिर मेंटल स्ट्रेस, कोई बहुत टेंशन लेता है,
गुस्सेल व्यक्ति है, बहुत क्रोधित होता है व्यक्ति, कोई एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस लेता है, तो उसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर ईच डिसीज हैज स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन। हर बीमारी होने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। डिसीजेस डू नॉट ऑकर ड्यू टू डिवाइन कर्स और हेटिंग बाय एनीवन। देखिए कोई भी बीमारी ऐसे किसी के श्राप देने से या किसी के नफरत द्वेष करने से नहीं होती। Diseases can be cured by proper medical treatment and not by chanting mantras or performing magic tricks। कोई काला जादू करने से वगैरह बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए हार्ट डिसीजेस, देखिए हार्ट डिसीजेस पर कई सारे ट्रीटमेंट्स होती है। जैसे ये देखिए एंजियोप्लास्टी है, ये एक तरह की सर्जरी होती है हार्ट अगर आपको ब्लॉकेज वगैरह है तो उसके लिए। दूसरा है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी यानी क्या, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर देखिए ये आपकी ब्लड वेसल है, उसमें ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, कोलेस्टेरॉल जमा हुआ है बहुत, उसके कारण इसकी विड्थ कम हो चुकी है, ठीक है, उसके कारण हार्ट पर स्ट्रेस आ सकता है। तो क्या करते हैं, उससे बाईपास बनाया जाता है, यानी साइड में दूसरी ब्लड वेसल, दूसरी पाइपलाइन ज्वाइन की जाती है और वहां से फिर रेगुलर ब्लड सप्लाई होता है, उसे कहते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। फिर है ओपन हार्ट सर्जरी, ये भी एक पद्धति की सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी। हार्ट ट्रांसप्लांट, अगर किसी का हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो जिस व्यक्ति ने हार्ट डोनेट किया है यानी डेथ के बाद उसका हार्ट लगाया जाता है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स। स्टेंट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए स्टेंट्स यानी ये ऐसी जाली होती है, देखिए स्टेंट्स यानी एक तरह की जाली होती है, और वो जो जाली होती है जहां पर ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट होता है, देखिए यहाँ पर ब्लॉकेज है, इस ब्लड वेसल में ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, तो वहां पर ऐसे ये जाली घुसाई जाती है। पहले वो फोल्डेड फॉर्म में होती है और उसके बाद वहाँ प्रॉपर ब्लॉकेज के पास पहुँचाने के बाद उसको खोला जाता है, वो खुल जाती है और फिर उसका जो ल्यूमेन है, जो विड्थ है, वो बढ़ा देती है ब्लड वेसल्स की, और वो जाली वहाँ पर रहती है हमेशा के लिए, तो उससे वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होता है, ठीक है। तो इस जाली को कहते हैं स्टेंट्स। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स यानी स्टेंट्स को बिठाना। फिर है इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। अगर समझिए किसी का हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या होता है, उन्हें हर हार्ट बीट के बाद यानी हर हार्ट बीट से पहले उन्हें एक, जैसे हम झटका देते हैं, कोई मशीन अगर बंद पड़ रही है तो उसे झटका देना पड़ता है ताकि वो ठीक से शुरू हो जाए। तो क्या ऐसे ही हार्ट को हर बार एक झटका दिया जाता है इस पेस मेकर द्वारा। पेस मेकर द्वारा हार्ट में बिठाया जाता है, वो उसके द्वारा झटका दिया जाता है और उससे हर बीट शुरू की जाती है हार्ट की। ऐसे ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज। फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो 108 नंबर जो है एम्बुलेंस का, उसे कॉल करना चाहिए। चेक द सबकॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट बाय शेकिंग द शोल्डर्स। क्या वो शुद्धि पर है यानी होश में है, ये चेक करना चाहिए पेशेंट। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन ऑन हार्ड सरफेस एंड परफॉर्म कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, दैट इज COLS। देखिए क्या करना चाहिए, पेशेंट को पूरा लेटाना चाहिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और वो फ्लैट सरफेस होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, और उस पर उसके हार्ट छाती पर थोड़े दबाकर झटके देने चाहिए, उसे कहते हैं कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। प्रेस द सेंटर ऑफ थोरैक्स फॉर एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट। थोरैक्स यानी थोरैसिक कैविटी यानी छाती का जो एरिया होता है उसे कहते हैं थोरैक्स। तो वहां पर 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स, 100 से 120 बार झटके देने चाहिए छाती पर, ठीक है। ऐसा 30 बार करना चाहिए, ठीक है, यानी 30,000 झटके नियरली।
फिर collect information. Have you ever seen your grandparents taking the decoction, discuss about it with them? देखिए डिकॉक्शन यानी क्या, काढ़ा होता है ना, काढ़ा जैसे जड़ी बूटियां पानी में उबाल कर वो पिया जाता है, जैसे अभी कोरोना के दौरान आयुष काढ़ा वगैरह पिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डिकॉक्शन। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह पीते हुए आपने देखा होगा, उनके साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट यूज ऑफ एलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक एज मेडिसिन्स। इवन आपके दादा दादी हो, नाना नानी हो, उन्होंने तो कई सारे जैसे एलोवेरा यूज़ करते होंगे वो, फिर टर्मरिक हल्दी यूज़ करते होंगे। अगर कोई घाव होता है तो उसका बहाव, रक्त का बहाव रोकने के लिए वहाँ पर हल्दी लगाई जाती है। जिंजर सर्दी अगर होती है, गार्लिक यानी लहसुन, अदरक वगैरह वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मिस यूज ऑफ मेडिसिन, समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग डॉक्टर के सलाह के बिना ही औषधियाँ लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी, किसी मेडिसिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसके बुरे परिणाम भी होते हैं, दुष्परिणाम। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज नर्वस सिस्टम। अगर आप पेन किलर्स यानी वेदना शामक दवाएं, यानी दर्द, कोई बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी पेन वगैरह, तो वो अगर आप बहुत लेते हैं तो आपको नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन को वगैरह डैमेज हो सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी को भी डैमेज हो सकता है, लीवर को भी डैमेज हो सकता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मे लीड टू नॉशिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन टंग एट्सेट्रा। अगर आप एंटीबायोटिक्स बहुत ले रहे हैं, यानी एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक जिन्हें कहते हैं, जो वायरसेस बैक्टीरिया को मारने वाले जो होते हैं मेडिसिन, तो उनका ओवरडोज अगर लेते हैं आप, तो उसके कारण आपको मितली आ सकती है, नॉशिया जिसे कहते हैं, मड़मड़, स्टमक एक, पेट में दर्द हो सकता है, डिसेंट्री, लूज मोशन हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं स्किन पर, एलर्जी जैसे होती है, वाइट पैचेस ऑन टंग, जीभ पर सफ़ेद धब्बे आ सकते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट इट, पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन, इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस, विच वन? देखिए, गरीब लोगों को बहुत बार महंगी दवाएं, मेडिसिन, औषधियाँ नहीं ले सकते, तो उसके कारण क्या उनको क्या ऑप्शन है? तो जेनेरिक मेडिसिन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो उनके लिए ऑप्शन है। जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। वो क्या होते हैं देखते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। देखिए, जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, ऐसा नियम है विश्व भर में कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी नया इन्वेंशन करता है, चाहे वो कोई मशीन हो या चाहे कोई मेडिसिन हो, कोई भी हो, तो जो व्यक्ति उसकी खोज कर रही है वो उसका पेटेंट दाखिल करती है। यानी अगर किसी दूसरे कंपनी को वैसी ही मशीन, वैसे ही मेडिसिन, वही मशीन अगर बनानी है जो जिसकी उस व्यक्ति ने खोज की है, तो उस व्यक्ति की परमिशन लेनी पड़ती है, और जो भी उस कंपनी को वो मशीन या मेडिसिन बेचने से जो भी फायदा होगा, उसमें से कुछ परसेंटेज उस व्यक्ति को देना पड़ता है जिसने खोज की है। तो इस अधिकार को बोलते हैं पेटेंट। तो क्या होता है, मेडिसिन के भी पेटेंट्स होते हैं, उसके कारण कई बार महंगे होते हैं मेडिसिन। तो ऐसे जेनरिक मेडिसिन जो होते हैं वो पेटेंट के बिना ही बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, इसके कारण वो सस्ते होते हैं। दीज मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन। ये अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन होते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन के जैसे ही। Production cost of these medicines is very low due to fewer expenses on research as their formula is readily available। क्या किया जाता है, जो पहले से खोजा हुआ फॉर्मूला है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है और वो ठीक से कम खर्चे में बेचा जाता है, ठीक है। यूज ऑफ ICT, you can easily obtain the generic medicines using mobile apps like हेल्थ कार्ड एंड जन समाधान। देखिए, ये भारतीय शासन का ऐप है जन समाधान, और हेल्थ कार्ड एक प्राइवेट ऐप है, उसके द्वारा आप जेनेरिक मेडिसिन खरीद सकते हैं, ठीक है। ये ऐप्स आप मोबाइल पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। देखिए लाइफस्टाइल में क्या आता है, जीवन शैली, यानी क्या आपका डेली रूटीन क्या है, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बैठे हुए रहते हैं दिन भर या बहुत मेहनत करते हैं, वो उसे कहते हैं लाइफस्टाइल। और आपका टाइप ऑफ फूड क्या है, यानी आप खाना कैसा खाते हैं। Nowadays, habits like staying in bed till morning and going to bed late in night, frequent changes in meal timings, lack of physical exercise, consumption of junk food, etc. have been increased. आजकल क्या हो गया है, बहुत देरी से सोने जाते हैं लोग और बहुत देर से उठते हैं प्रातः काल में। और क्या होता है, खाना खाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई व्यायाम, और बहुत जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाना बहुत बढ़ चुका है। उसके कारण ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, इसके कारण बहुत बीमार होने लगते हैं ऐसे लोग। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोवर्ड, पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल। अगर आपके बीमार होने की संभावना कम करनी है और फ्रीक्वेंसी यानी बार बार अगर बीमार पड़ रहे हैं तो वो भी कम करना है, तो आपकी लाइफस्टाइल आपको बदलनी पड़ेगी। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, राइट फूड, योगासनास, प्राणायाम एंड फिजिकल एक्सरसाइज। आपके डेली रूटीन में प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, फिर खाना सही होना चाहिए, बहुत ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, योगासन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज आपसे जितना हो रहा है उतना ही करना चाहिए, कैपेसिटी के बाहर नहीं करना चाहिए। प्राणायाम एंड योगासना शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। जो लोग हैं जो जानकार लोग हैं उनके निरीक्षण के नीचे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्राणायाम योगासन जो है उनके निरीक्षण के नीचे ही करनी चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम एंड योगासन, आप देख सकते हैं कई सारे वीडियोज। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेस। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी। देखिए वैक्सीनेशन यानी क्या होता है, एक बीमारियों को, जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं यानी जो वायरसेस के कारण, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है, वो रोकने के लिए, जैसे अभी कोरोना वायरस है तो उसकी वैक्सीन अभी खोजी जा रही है, तो वो वैक्सीन लेने के बाद आप उससे बच सकते हैं कोरोना के इन्फेक्शन से। उस आपके अंदर, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस बीमारी के, उस वायरस के अगेंस्ट, तो इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। कलेक्ट द, तो पेडियाट्रिशियन का जो हॉस्पिटल होगा, बच्चों का हॉस्पिटल, वहाँ से आप वैक्सीनेशन शेड्यूल ले सकते हैं। बच्चों को कैसे टाइम टेबल होता है वैक्सीन्स देने का वो देख सकते हैं, ठीक है, और स्टडी कर सकते हैं। डू यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दर में औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई योजना। इन दिस स्कीम बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस टू द सिटीजन्स। जो नागरिक है उनको अच्छे क्वालिटी के औषधियां उन्हें सस्ते रेट्स में उपलब्ध करवाई जाती है। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पस। जो जन औषधि मेडिकल शॉप्स है वो शुरू किए गए हैं। Indian companies export the generic medicines on a large scale. However, those medicines are sold under brand name with high prices in India. देखिए भारतीय जो औषधि कंपनियां हैं वो क्या करती है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी औषधियां बनाने वाली कंपनी। तो आपको पता ये होना चाहिए कि पूरे विश्व भर में जितने वैक्सीन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो अकेले इंडिया से 60% वैक्सीन्स बनाए जाते हैं उसमें से। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मेडिसिन्स है वो कई बार ब्रांडेड नेम से बेचे जाते हैं ऊंची कीमतें मूल्य पर। इन अमेरिका 80% मेडिसिन आर यूज, जेनेरिक मेडिसिन यूज किए जाते हैं 80% अमेरिका में। ड्यू टू दिस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव्ड देयर। वहाँ पर इसके कारण बहुत पैसा बचता है। लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डेज। 7 अप्रैल इज वर्ल्ड हेल्थ डे, वैश्विक आरोग्य दिन, स्वास्थ्य दिन 7 अप्रैल है।
14 जुलाई है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, जागतिक रक्तदान दिन। 29 ऑफ सितंबर है वर्ल्ड हार्ट डे, हार्ट की केयर करने के लिए जन जागृति की जाती है उस दिन पर। 14 ऑफ नवंबर है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में जन जागृति की जाती है, लोगों में जानकारी बढ़ाई जाती है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ब्लड डोनेशन, 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 persons at a time, for example RBCs, WBCs and platelets। देखिए, अगर एक व्यक्ति एक बार रक्तदान करता है तो उस एक बार किए हुए रक्तदान से 3 अलग अलग व्यक्तियों को उसका बेनिफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। कैसे? देखिए, उस ब्लड को डिवाइड किया जाता है, डिवाइड यानी उसमें जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको अलग किया जाता है और जिस व्यक्ति में उसकी कमी है वो उसे दिया जाता है। जिस व्यक्ति में WBCs काउंट कम होता है, वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें वो WBCs अलग करके दी जाती है और प्लेटलेट्स जिनमें कम होते हैं वो अलग करके उनको दिए जाते हैं। तो केवल एक व्यक्ति अगर एक बार रक्तदान करता है तो उससे 3 व्यक्तियों को लाभ होता है। तो one can save the life of 12 persons by donating the blood for 4 times a year। देखिए, एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद 3 महीने के भीतर हमारा ब्लड फिर से रिस्टोर हो जाता है उतना। तो हर 3 महीने बाद रक्तदान करना अच्छी बात होती है। तो अगर आप हर 3 महीने बाद रक्तदान करते हैं तो वर्ष में 4 बार होगा। तो 4 बार अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं एक साल में तो क्या होगा? 12 व्यक्तियों को उसका लाभ होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन